नमस्कार, मैं हूं वैभव कुमार। आप देख रहे हैं डीएन हिंदी। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल के आई है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने कद्दावर नेता शमसुद्दीन राइन साहब को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने अपने लेटर हेड पे यह आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने अनुशासनहीनता और गुटबाजी के चलते उनको पार्टी से निष्कासित किया है और लिखा हुआ है कि बहन जी के संज्ञान में मामला लाया गया, जिसके बाद ये निष्कासन हुआ। तो इतने बड़े स्तर का निष्कासन अमूमन बहन जी की कलम से ही होता है, लेकिन सिग्नेचर जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष के होते हैं। हालांकि पहले कई बार जिला अध्यक्षों ने भी बड़े नेताओं का निष्कासन किया है। ये बड़ी खबर है। इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि 27 को लेके बहन जी बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। ऐसे में बहन जी किसी भी तरह की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करना चाह रही हैं और शमसुद्दीन राइन साहब का जो पुराना इतिहास है वो भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। अगर आप पुराना गूगल सर्च करेंगे तो दैनिक भास्कर के एक स्ट्रिंग में 50 सीटों को के लिए 300 करोड़ का सौदा करते हुए उसमें ये नज़र आए थे। और हालांकि पार्टी ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और पार्टी की तरफ से उस समय शमसुद्दीन राइन साहब पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। पश्चिम में और पश्चिम के अलावा एक तरह से सेंट्रल उत्तर प्रदेश से लेके कई इलाकों में, कई मंडलों में शमसुद्दीन राइन साहब लगे हैं। उत्तराखंड में भी उन्होंने ही प्रभार देखा है। कमाल की बात यह है, बड़ी अचरज की बात है कि आमतौर पे जब नेता निष्कासित होता है तो लोग दुख मनाते हैं, लेकिन मैं चौंक गया इस बात को देखकर कि किसी की भी पोस्ट में, किसी की भी कमेंट में, यानी कि कोई भी अगर लिख रहा है तो केवल लोग जो हैं यही लिख रहे हैं कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब चारों तरफ एक तरह से वहाँ खुशी की लहर है। ये बड़ी अचरज की बात है। पता नहीं इसका क्या कारण है, लेकिन चारों तरफ ही लोग जो है बहन जी का धन्यवाद कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि अपनी खुद की पोस्ट करके लोग लिख रहे हैं कि ये बहुत पहले हो जाता तो पार्टी को बड़ा फायदा होता। और बहुत सारे पेज हैं इस पूरे के पूरे ये जो सोशल मीडिया का जो ये आउटबर्स्ट है कि लोग पता नहीं क्यों राहत की सी सांस ले रहे हैं एक नेता के निष्कासन के बाद। हालांकि ये जो मंडल कोऑर्डिनेटर की जो प्रणाली है इसमें काफ़ी सारी पेचीदगियां हैं, क्योंकि टिकट के फाइनल होने में और टिकट दिलवाने में इनकी अहम भूमिका रहती है। नेताओं को जो भावी प्रत्याशी हैं उनको बहन जी के पास तक यही लोग ले जाते हैं, तो इसमें इनका डिस्क्रिशन बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं। और पिछले 2022 के अगर चुनाव परिणाम की बात करें तो बड़े पैमाने पर बसपा की उस समय जमानत जब्त हुई थी और बसपा का जो रिजल्ट है आपको मालूम है कि इस तरह से एक तरह से घटते घटते वो 13%, उसके बाद फिर वो लोकसभा में 9% हो गया था। ये बड़ी खबर है क्योंकि बहन जी एक तरह से इशारा कर रही हैं कि वो किसी को नहीं बख्शेंगी, किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। और ये जो व्यवस्था है जिसमें एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड टिकट वितरण या टिकट का फैसला लिया जाता है, मुझे लगता है कि इसको सेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। हालांकि बाकी चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है, मसलन मीडिया से बातचीत करना, प्रेस में स्टेटमेंट देना या स्थानीय मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इस सब का अधिकार तो ज़िला को, मंडल को मिलना चाहिए। लेकिन टिकट ऐसी चीज़ है कि जिसमें कहीं ना कहीं पेचीदगी आ ही जाती है, आरोप प्रत्यारोप लगते ही हैं। तो ऐसे में बहन जी को ये सारा काम अपने हाथ में ले लेना चाहिए। अब तो आकाश आनंद जी भी बहन जी के साथ ही हैं और वो मिशन मूवमेंट में पूरी तरह से कंधा मिला के उनका साथ दे रहे हैं। बहन जी ने लखनऊ में 9 तारीख को मंच से कहा भी था। और इसमें तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है कि बसपा आवेदन को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सीधे ईमेल से मंगाए, लखनऊ या फिर वेबसाइट बना दे और इसमें किसी भी तरह के बीच के आदमी का, किसी भी मिडल मैन का रोल जो है खत्म कर दे। आवेदन लखनऊ जाएंगे, उसके बाद उन आवेदनों पे चर्चा होगी, स्क्रूटनी होगी। आपको ज़रूरत है तो जिला अध्यक्ष को, मंडल अध्यक्ष को बुला लीजिए आप लखनऊ में और फिर जिलावार, मंडलवार बहन जी के सामने ही सब चर्चाएं होंगी और फिर उसमें से आप स्क्रूटनाइज करके, एलिमिनेट करते करते आप प्रत्याशी तक पहुंच जाएंगे। ऐसे में जो डिस्क्रिशन है या जो प्रभाव है जिला अध्यक्षों का या मंडल अध्यक्षों का, प्रभारियों का, वो ख़त्म हो जाएगा और सारी की सारी जो पावर है वो बहन जी के हाथ में आ जाएगी। हालांकि इससे काम बढ़ेगा। काम तो तब भी बढ़ता है जब प्रत्याशी बहन जी के पास जाते हैं, लेकिन कौन जा पाता है बहन जी के पास, किसके लिए द्वार खुलते हैं,
लखनऊ मॉल एवेन्यू के वो निर्धारित करते हैं प्रभारी, और ऐसे में अच्छे प्रत्याशी रह जाते हैं। कई बार ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव लड़वा दिया गया जिनका वोट उन प्रत्याशियों से कम आया जो कि टिकट मांग रहे थे, और वो अन्य पार्टियों से लड़ गए। कई बार ऐसा हुआ है, कई राज्यों में ऐसा हुआ है। तो ये पूरी प्रभारी व्यवस्था जो है उस पर बहुत सारे एक ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजमेंट के एक तरह से सवाल उठाता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां ज़रूर हैं। बहरहाल बसपा के लिए ये कारगर भी रही है पहले, और इसी व्यवस्था के ज़रिए बसपा अपने उत्तर प्रदेश के संगठन को चलाती है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या शमसुद्दीन राइन साहब जैसे क्या और भी प्रभारी हैं, क्या और भी ऐसे नेता हैं कि जिनको बहन जी निष्कासित कर सकती हैं, निष्कासित करना चाहिए? आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत सारे और भी नाम लिख रहे हैं, और लोग तो कह रहे हैं कि बहन जी ने सफाई शुरू कर दी है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हो रही हैं। और ये बात सही है कि जब आप टिकट का सारा प्रबंधन बहन जी अपने हाथ में ले लेंगी, उसके बाद जो जिले में और जो मंडलों में बचेंगे वही असली मिशनरी नेता हैं। और सच्चाई में आपको बताऊं, कैडर वेडर की अगर हम बात करें तो बूथ कमेटी की मीटिंग वीटिंग हो जाती है, लेकिन गांव में कोई वैसा कैडर नहीं हो रहा जैसा मान्यवर कांशीराम साहब के टाइम पे हुआ करता था। आप गांव गांव जाके देखिए, उस तरह की जो समझ पैदा हुई थी कांशीराम साहब के समय में, वो अब लगातार एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के रूप में नहीं हो रही है। हालांकि बसपा जनता को, बसपा के समर्थकों को पता है 9 अक्टूबर के बाद से माहौल एकदम बदल गया है। लोग जो हैं वो तैयार हैं, उनको पता है कि बसपा की सरकारें बनी थी, या जो युवा है उनको पता है कि हमारे जो बाप दादा थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, या हमारी पहली पीढ़ी जो थी, उन्होंने नौकरियां पाई थी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सरकारों में बहन जी की, और वो इस बात को जानते हैं। तो वो कनेक्टेड तो हैं, लेकिन कैडर के जरिए बेहतर कनेक्शन हो सकता था। अब ये जो आला नेता हैं जो मंडल संभालते हैं, ये कितने मिशनरी हैं, कितना कैडर देते हैं, कितना ज़्यादा गांव-गांव में मीटिंग लेते हैं, या फिर जिलाध्यक्ष ही कितना कैडर लेता है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके जिलाध्यक्ष जो है कहाँ-कहाँ कैडर ले रहे हैं, और आपके ज़िले की जो विधानसभा है उसके विधानसभा अध्यक्ष कहाँ-कहाँ कैडर ले रहे हैं, उस कैडर का क्या करिकुलम है, यानी कि उस कैडर का कंटेंट क्या है, आपको बताया क्या जा रहा है? क्योंकि इस पर जो है काम जिस तरह से मान्यवर साहब के टाइम में होता था वैसा नहीं हुआ, और इसीलिए जो है प्रभारियों के प्रति, कोऑर्डिनेटरों के प्रति जो रोष है वो आए दिन सामने आ जाता है, जनता कमेंट कर देती है। बहरहाल शमसुद्दीन राइन साहब का जो निष्कासन हुआ है उस पर आपका क्या कुछ सोचना है, और आप इसको किस तरह का कदम मानते हैं? और बहुत से लोग जो हैं इसमें बहुत ही खुशी जता रहे हैं, उसका क्या कारण हो सकता है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। पश्चिम के लोग खास तौर से बताएं कि क्या ऐसा हुआ कि लोग जो है अफसोस नहीं जता रहे कि एक नेता को निष्कासित कर दिया, बल्कि लोग जो है बेहद खुश नजर आ रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम से। आप मुझे कमेंट करके बताइए। आज रामजी गौतम साहब का भी एक इंटरव्यू बिहार चुनाव को लेकर किया गया है, वो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप उसको देख लीजिए। और एक एक करके अब बिहार की उन विधानसभाओं की रिपोर्ट आप तक आएगी जहां पर बसपा की दावेदारी मजबूत है। बहन जी की रैली भी फिक्स हो गई है बिहार में, उसको लेके भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, उसको लेके भी एक रिपोर्ट आपके पास आएगी। जो लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते और यहां तक देख रहे हैं, तो यानी कि आप हमारे पुराने संजीदा दर्शक हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री होता है। लाल रंग का सब्सक्राइब बटन, उसको दबाइए, चैनल का आंकड़ा बढ़ाइए, क्योंकि आप बड़ी संख्या में देख लेते हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख की वीडियो यूट्यूब पे देख लेते हैं, और कम से कम 1-1 मिलियन, 1.5-1.5, 2-2 मिलियन आप फेसबुक पेज पे देखते हैं। लेकिन फेसबुक पेज हमारा 5 लाख फॉलोवर पे ही है। आप अगर पेज को फॉलो करेंगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपकी ताकत बढ़ेगी। हम बहुत ही बेबाकी से बहुजन सत्ता का जो संघर्ष है, जो आंदोलन कांशीराम साहब का है, उसकी आवाज़ को उठाते हैं, उसकी पैरवी करते हैं। वो भी तब और ऐसे माहौल में जब पूरा मीडिया जो है वो बीजेपी ने एक तरह से अपने कब्जे में कर रखा है, और वहीं कांग्रेस पार्टी का बड़ा एक तरह से ऑल्टरनेट मीडिया पे दबदबा है, और प्रवक्ताओं की उनके पास फौज है। ऐसे में इस आंदोलन की पैरवी करने वाली सशक्त आवाज़ें बहुत कम ही बची हैं। मैं टीवी डिबेट में भी अमूमन जाया करता हूं। 9 तारीख को ही मेरे पास फ़ोन आया तो मैं न्यूज़ 18 की डिबेट में गया। हालांकि मैं मना करता हूं, मैं कम से कम जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास अपना काम होता है, मेरे पास उतना समय नहीं होता, और प्लस उस डिबेट में मैं एक विश्लेषक के रूप में जाता हूं, तो मेरी क्षमता जो होती है वो बोलने की उतनी नहीं होती जितनी कि दूसरी पार्टी के प्रवक्ताओं की होती है। उनको ज़्यादा छूट होती है, ज़्यादा ताकत भी होती है, क्योंकि पार्टी उनके पीछे खड़ी होती है। बहरहाल एक नीचे ज्वाइन बटन भी है। 27 को लेके हम बड़ा संघर्ष करने वाले हैं, हम भी रिपोर्ट बनाएंगे, जनता को समझाएंगे। 9 अक्टूबर को लेके हमारी
5-7 रिपोर्ट ही कम से कम 60-70 लाख लोगों ने देखी है। मैंने अभी जोड़ा नहीं हालिया आंकड़ा, हमारी फेसबुक पर ही हमारी 5-7 रिपोर्ट जो हैं वो 70 लाख लोगों तक लगभग पहुंच गई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जनता सुन रही है, समझ रही है और हम भी अपनी जिम्मेदारी को समझ पा रहे हैं। और इसीलिए नीचे एक ज्वाइन बटन है, उसमें 4-5 ऑप्शन आएंगे। हमें आपके मंथली कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, व्यवसाय में, जिनके पास रेगुलर इनकम है, वो हमें 200, 300, 400, 500 उसमें कुछ ऑप्शन निकल के आएंगे। उसमें मैं एक नया ऑप्शन बना देता हूँ 500 रुपये का, जिसमें मिशन 2027 का एक ऑप्शन तैयार किया जाए, ताकि आप लोग में से जो लोग चाहें कम से कम 500 रुपये प्रति माह का कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो ये एक बड़ी एक तरह से हमारे लिए सपोर्ट होगा, बड़ा सपोर्ट। और हम जो पश्चिम तक ही सीमित रहते हैं, हम सोनभद्र से लेकर बलरामपुर, गोरखपुर की दूर दराज की विधानसभाओं तक पहुंच पाएंगे, जहां के लोग हमें बुलाते रहते हैं रिपोर्टिंग के लिए, लेकिन हम नहीं जा पाते क्योंकि उस तरह की रिपोर्टिंग, अमूमन रिपोर्टिंग जो है वो गाड़ियों से होती है और विधानसभा जाने के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत होती है। तो मैं आपको बहुत जल्द ही नया ऑप्शन ज्वाइन बटन में दूंगा। जो लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो मंथली कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनका धन्यवाद। वो संख्या कम ही है, मेरे ख्याल से 10-15 की संख्या होगी। इसको बढ़ाना पड़ेगा, 100, 200, 500, 1000 लोग तो कम से कम ऐसे आए जो 100-200 रुपए दे सके, ताकि हम किसी भी रूप से किसी के ऊपर निर्भर ना रहें और बेबाक पत्रकारिता कर सके। बहुत धन्यवाद। मैं हूं वैभव कुमार, आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।